नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और कोरोना को लेकर के देश भर में बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है। कई राज्यों से ये मांग उठने लगी है अब कि एक नेशनल लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोर्ट भी इस बात को सरकार से पूछ रहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। लेकिन केंद्र सरकार इसमें रिलक्टेंट है क्योंकि वो कह चुके हैं कि लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। तो सवाल उठता कि उपाय है क्या फिर? अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है पर्याप्त, अगर हम दवाएं नहीं दे पा रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं, तमाम चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे आप रिपोर्ट्स देखिए, हॉस्पिटल्स की बहुत ही बुरी हालत है, पेशेंट्स मुश्किल में हैं, मर रहे हैं। ऐसे में आपके पास चॉइस क्या है? चॉइस आपके पास ये है कि आप मैक्सिमम वैक्सीनेशन करें और उस दौरान लॉकडाउन लगाएं। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आप देखिए बहुत मुश्किल का दौर है। तो बातचीत किस पे की जाए? मैं तो दिन भर से यही सोचता हूं कि आज बात क्या करनी चाहिए। क्या बात इस पे फोकस होना चाहिए कि लॉकडाउन लगाइए कुछ समय के लिए क्योंकि ये वक्त की मांग है और उसके दौरान वैक्सीनेशन पे फोकस करिए। लेकिन वैक्सीन की स्थिति ये है कि उतना प्रोडक्शन नहीं है जितनी देश को रोज जरूरत है। अब 44 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर के लोगों को भी आमंत्रित कर दिया गया है। सेंटर्स पे वैक्सीन नहीं है, लाइन लगी हुई है लेकिन वैक्सीन नहीं है। जिनको वैक्सीन बनाया वो लंदन भाग गए हैं, वहां से कह रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। यह भी एक बड़ा विचित्र सी बात है कि जिसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली वो यहां से भाग के लंदन जाता है और वहां कहता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। बताना चाहिए ना कौन धमकी दे रहा है, नाम लेना चाहिए। इतने बड़े आदमी हैं आप, इतने पैसे वाले आदमी हैं आप, वाई कैटेगरी की आपको सिक्योरिटी मिली है और आप डर के लंदन चले गए और वहां से बता रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जनता को डाइजेस्ट नहीं होते हैं कि वैक्सीन भी नहीं है, बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, लॉकडाउन भी नहीं लग रहा है, लोग मर रहे हैं। तो देश में हो क्या रहा है? क्या एक सेंट्रल पॉलिसी की जरूरत नहीं है? हम अभी भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में इच्छुक रहते हैं कि ये उनको करना चाहिए, ये उनको करना चाहिए। अब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आर्मी की मदद लीजिए, सेना को लाइए, वो मैनेज करेगी, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति देश की राजधानी की है। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में देश गुजर रहा है। लेकिन मैं जोर दे के कहूंगा कि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, इस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रही हैं। उनको अभी भी लगता है कि कोई चमत्कार होगा और ये 4 लाख का आंकड़ा गिर के 4000 में हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मुश्किल का दौर लंबा खिंच सकता है अगर ये ढीला ढाली चलती रही तो। आज इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है आपको उनका परिचय करा देता हूं। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के डायरेक्टर हैं और लगातार वो मांग करते रहे कि एक बार लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। उन्हीं को आज फिर से बुलाया है कि लॉकडाउन लगा के भी करें क्या, वैक्सीन भी तो नहीं है। अनंत भान जी हैं, सोशल और हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में उनका बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। और साथ ही अभय दुबे जी हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की हालत बड़ी ख़राब है तो ग्राउंड रिपोर्ट उनसे भी लेनी बनती है। और क्या किया जाए समाज के अंदर? देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, राजनीति, हेल्थ, ये सब समाज के अंदर जिस तरीके से परपिचुएट कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब फैसला लेना चाहिए। आज इसी पे बातचीत करेंगे। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास ही पहले आता हूं। मुझे ये आप बताइए कि केंद्र सरकार की इस महामारी से निपटने की योजना क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से, जो आपने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पुणे वाला जो आपने उनका जो विषय छेड़ा, उनका एक बयान मैं पढ़ रहा हूं अभी। आज उन्होंने अभी अपना एक बयान भेजा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने हमको 26 करोड़ वैक्सीन का शुरू में ऑर्डर दिया था, हमने 15 करोड़ डिलीवर कर दिया और बाकी हमारे पाइपलाइन में हम डिलीवर करेंगे और जैसे जैसे बाकी राज्य सरकारें हमारे को कहेंगी। और उन्होंने कहा 11 करोड़ भी हम अगले कुछ दिनों में हम दे देंगे। हमको 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देश में लग चुका है जो 45 साल के उम्र के ऊपर के हैं, जो 45 की गेड़ के हैं लोग। शुरू में लोगों ने उसमें हिचक करी, कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन लेने से एक मना कर दिया कि हम ये वैक्सीन तो लेंगे नहीं, ये वैक्सीन तो ठीक नहीं है। और कुछ जगह पे वैक्सीन का मजाक भी उड़ाया गया। तो वैक्सीन के प्रति जो एक लोगों में भाव रहना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगाना है, शुरू में वो नहीं रहा। अब क्योंकि ये जो सेकेंड वेव आई है, इसके चलते लोगों में थोड़ी जागृति है और थोड़े लोगों के मन में भाव भी है कि नहीं,
कैसे क्या स्थिति होगी, तो इसलिए अब लोग वैक्सीन की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। इस बीच में प्रदेश राज्य की सरकारें कहती रही कि हमको वैक्सीन लगाने की छूट हमको दी जाए, हम अपना वैक्सीन अपने आप प्रोक्योर करेंगे। केंद्र ने वो भी छूट दे दी कि आप अपना वैक्सीन आप प्रोक्योर करिए और अपनी चिंता आप करिए, कैसे कर सकते हैं करिए, हमारी तरफ से छूट है आपको, और आप चाहें तो यहाँ से आपको लगे वैक्सीन प्रोक्योर करिए। ये कुछ रेट्स हैं, वो कंपनी ने अपने रेट्स उसको डिक्लेयर कर दिए। ये है जहाँ तक प्रोक्योर। आरपी सिंह जी, आपने कहा तो मैं आरपी सिंह जी कहाँ से प्रोक्योर करें? नहीं, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए, आप बहुत लंबा भाषण वाली बात नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पक्ष में आते हैं। आपने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा दिया, सुनिए ना सर, 28 अप्रैल को उस पेमेंट का क्लैरिफिकेशन, जो बवाल चल रहा था मीडिया में, उसका आपने लोगों ने सफाई दी कि हमने 28 अप्रैल को एडवांस पेमेंट किया है। मेरी जानकारी में ये चाहिए कि जो आपने अब तक वैक्सीन खरीदी हैं और जो आप इस समय ऑर्डर करके बैठे हैं, 30 करोड़ का आपको कम से कम का टारगेट था, वो कब पूरा कर पाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि हमने राज्यों को कह दिया प्रोक्योरमेंट करें, कहां से करेंगे? कोई दुकान खुली हुई क्या कि वहां जाके एक साथ बल्क में खरीद लाएंगे? कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए आपने पैसे नहीं दिए सीरम को, आपने पैसे नहीं दिए भारत बायोटेक को। जब देश में बवाल मचा, मीडिया में बात उठी, तब आपने पैसे दिए और आप कह रहे राज्य जाके खुद खरीद ले। कहां से खरीद ले? फाइजर को अप्रूवल दिया आपने, कहां से खरीद ले? मुझे बताइए आप, कौन से स्टेट गवर्नमेंट कहां से खरीद लाएगी? धन्यवाद। जहां तक 30 करोड़ का बात है, जुलाई तक आप जरा अपने जो आपकी रिसर्च टीम है उसको पूरी चेक कर लें। वो जुलाई तक का था और जुलाई तक 30 करोड़ को वैक्सीनेशन होगी, सेंट्रल केयर से होगी, ये आप सुनिश्चित रहिए इस बारे में। और 16 करोड़ लगभग हो गई है। मई जून जुलाई के अगले ये जो 2-3 महीने हैं इसमें पूरी हो जाएगी 30 करोड़ की जा सकती। और एक ये समझिए, हमने किसी को रोका नहीं, एक आरपी सिंह जी, मेरी रिसर्च टीम को आप करेक्ट करने से पहले खुद को करेक्ट करिए। 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ वैक्सीन चाहिए। मुझे जरा जोड़ घटा के बताइए क्या कैलकुलेटर लगा के कि कितने दिन में 60 करोड़ वैक्सीन आप लगाएंगे। चलिए आगे बताइए। मैंने आपको कहा, मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा जुलाई के अंत तक जो 30 करोड़ वैक्सीनेशन। हाँ, जुलाई के अंत तक 60 करोड़ डोजेस कैसे कर पाएंगे आप? ये गणित मुझे समझाइए। 30 करोड़ लोगों को डबल डोज 60 करोड़ चाहिए वैक्सीन, कैसे लगेंगी बताइए मुझे आप जरा। एक आराम से, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने जो आंकड़ा बोला आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। चलिए सर, असल में क्या कि आप अगर ऐसे डिबेट करिए तो फिर मैं आपसे ज्यादा तीव्र रूप में और ज्यादा उससे मैंने ध्यान से सुना। मैंने कहा अब ये रिवाइंड करिए, मैंने कहा 30 करोड़ वैक्सीनेशन जुलाई तक लगने की बात थी। 30 करोड़ लोग नहीं बोले मैंने, 30 करोड़ वैक्सीनेशन जुलाई तक लेने का हमने कहा था हम करेंगे। परंतु उसके बीच में ये जो सेकंड दौर आया है, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत है, मैं भी मानता हूँ दिक्कत है। उसके लिए ही जो बाकी छूट दी जा रही है, सब छूट दी कि बाकी वैक्सीनेशन सामने आ सकती है। स्पुतनिक है, फाइजर है या बाकी और है, उनको भी छूट दी गई है। ये तो है जहाँ तक वैक्सीनेशन। 30 करोड़ का आप चेक कर लीजिए, अपने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमने 30 करोड़ वैक्सीनेशन की ही बात की थी। पूरे जुलाई तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन का हमारी तैयारी है केंद्र की। इसलिए बीच में क्योंकि राज्य सरकारों ने कहा कि हमको भी छूट मिली थी, उनको छूट दी गई। कोई राज्य सरकार कहती नहीं केंद्र का क्यों अधिपति रहे, हम भी अपना काम करेंगे, हम अपना अलग से करेंगे। करिए ना, कोई छूट है उसके लिए आप बात करिए उन कंपनी से। जैसे केंद्र ने पैसे दिए वैसे राज्य सरकारें पैसे दे, उनकी कैपेसिटीज के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए पैसे दे। रोक थोड़ा है, केंद्र सरकार ने अपने पैसे दिए नहीं दिए उसके लिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका है, लॉकडाउन पूरे देश में लगना चाहिए, इस प्रकार की परिस्थिति है। देखिए, हर प्रदेश की अपने यहाँ की स्थिति अपने अपने प्रदेश की अपने हिसाब से है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में दिक्कत है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में, सिक्किम में दिक्कत नहीं है उतनी, उड़ीसा में उतनी दिक्कत नहीं है। तो हम एक जैसा क्यों करें एक, और उसमें भी पॉकेट्स में है। महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं है, पॉकेट्स में है। होना चाहिए था कि प्रदेशों को, राज्यों को अपने अपने पॉकेट्स जहां है वहां पर लॉकडाउन लगाते, एक फोकस करके लॉकडाउन लगाते। और जो आगे करने वाला काम था वो था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। उसमें मैं ये नहीं कह रहा भाजपा या कांग्रेस के, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं मैं, परंतु जो काम असली होना था, कोई बीमार हुआ, कोई आपके यहाँ हुआ, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो पाई नहीं हो पाई, उसमें हम विफल हुए हैं। वो क्रॉस दी बोर्ड विफल हुए। आरपी सिंह जी सुन लीजिए, आरपी सिंह जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है, तभी तक हो गया, आपने कहा सुनी, मैं तभी रुक गया। आरपी सिंह, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूं दोनों सवालों को।
30 करोड़ का टारगेट था वैक्सीनेट करने का, जो आप नहीं पूरा कर पाएंगे। अपनी बीजेपी आईटी सेल, जो भी सेल लगानी हो, रिसर्च करा लीजिएगा। दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया है कि ये देखें, छोटे छोटे पॉकेट्स में जाके अपनी व्यवस्था करें। आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। पूरे देश में गांव गांव में स्थिति फैल रही, छोटे छोटे शहरों में स्थिति ये फैल रही है। और ये मुश्किल का दौर जब शुरू हुआ था तब ऐसा लगता था, लेकिन आज कंट्री वाइड ये प्रॉब्लम है, चाहे जिस राज्य में जाइए, चाहे जिस शहर में जाइए। तो इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए अब आप कि किसी पॉकेट में एक समस्या है। कभी थी, अब वो पूरे देश में हो गई है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब पूरे देश में एक साथ समस्या बढ़ गई है तो इस मुश्किल को आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि राज्य अपना अपना देखें। सब अपना अपना देखने के चक्कर में ही ये स्थिति यहां पे बनी है, ठीक है। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं वो भी गलत है। सारे अप्रूवल्स वैक्सीन के सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं और खरीदारी के लिए आपने अलाउ कर दिया राज्य सरकारों को। राज्य सरकार इस बात की मांग बहुत पहले से कर रहे थे कि उनको ये अलाउ कीजिए, तब आपने नहीं किया। अब आपने जब अलाउ किया है तो कैपेसिटी नहीं है। फाइजर को अभी भी अलाउ नहीं किया गया, और जब वो आए थे तो उनको आपने पूछा नहीं, भाव नहीं दिया, तो चले गए। अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी बात होगी पूरी? आपने जी बोलिए। आज मामला उल्टा हो, हमने फायदा तो रोका नहीं था जी। प्रोसेस है, एक टेक्निकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हर वैक्सीन को देना पड़ता है। स्पुतनिक को वो जो भी वैक्सीन हो वो प्रोसेस निकल कभी इमरजेंसी आरपी सिंह, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही सर। आरपी सिंह जी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको करेक्ट कराते हैं। ऑडियो में आपके प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराते हैं, फिर दोबारा आपके पास आएंगे। तब तक आलोक शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक शर्मा जी, क्या लॉकडाउन और उस लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन, इसके सिवा कोई उपाय है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि वास्तव में क्या सिचुएशन है तो केंद्र सरकार बेहतर बता सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सब कुछ गुप्त रखा है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। अब मैं केंद्र सरकार से ही सवाल पूछ लेता हूँ कि भाई, आप ऑक्सीजन की कह रहे हैं कि कमी नहीं है, 110% है, पता नहीं किसका 110% है। इंजेक्शन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। आज का ही बयान है हेल्थ मिनिस्ट्री का, फर्टिलिटी रेट लोएस्ट है। और अभी कह रहे हैं आरपी सिंह साहब के 30 करोड़ लोगों का हो जाएगा वैक्सीनेशन। 20 लाख करोड़ पहले इन्होंने दे ही दिया था, छूट स्टेट्स को दे ही दी है। लाइसेंस अभी भी इनके कंट्रोल में है। पैसा 35,000 करोड़ बजट में रखा था, वो कहाँ है पता नहीं है किसी को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, इलेक्शन हो ही रहे हैं, 9,000 करोड़ के जहाज खरीदे ही जा रहे हैं, विश्व गुरु बन ही गए हैं, पूरा विश्व दान दे रहा है। पीएम केयर्स फंड सुप्रीम कोर्ट तक घूम के आ गया है। ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। एफिडेविट दिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में। बिना वैक्सीन के सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव हिंदुस्तान में चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 महीने में 62 रैलियां की हैं। मेडिकल स्टाफ 40% घट गया है। कर्नाटका में आज जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा सी, और हम विश्व गुरु बन गए हैं, तो फिर लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन की गेंद भी आपने राज्यों के पाले में डाल दी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो एक कमेटी नहीं बना पाई, एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी नहीं बना पाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की पूरी तरह से खपत के लिए काम कर रहे हैं। आज कह रहे हैं हमने तो स्टेट्स को छूट दे दी। अरे भैया, छूट देनी थी तो पहले दिन दे देते, जीएसटी का उनका पैसा इशू करते, 35,000 करोड़ जो बजट में रखा था वो देते आप, कि साहब आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दीजिए। जब पूरा विश्व फाइजर को, बायोटेक को, सीरम को, सबको ऑर्डर्स दे रहा था, तो हम घर पर बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल हमने पूछे थे, भाई क्या प्लान है, वही आज नीरज जी पूछ रहे हैं। 5 रेट क्यों रखे, आज तक किसी का जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लॉकडाउन लगाएंगे नहीं लगाएंगे केंद्र सरकार के अधीन बात है, लेकिन कोई तैयारी आज भी नहीं है। आज भी कोई यूनिफाइड अप्रोच नहीं है। प्रधानमंत्री ने जितनी मीटिंग सीएम्स के साथ ली है, उनके मिनट्स उठा लीजिए आप, अगर उन पर अमल किया गया होता तो उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। आईपीएल हो रहा है दिल्ली में अभी भी, तो आईपीएल हो सकता है, इलेक्शन हो सकते हैं, रैलियां हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, और ऑक्सीजन तो 110% है ही।
तो उसके बाद आलोक जी, लॉकडाउन क्यों लगाना? आईपीएल भी रुक गया है क्योंकि उसमें केकेआर और चेन्नई सुपर किंग के कुछ खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है, तो रोकना पड़ा। नहीं सर, देखिए वो आप कोरोना हद के देखिए बाद किस हुआ, चीज क्या की सरकार ने तो नहीं रोका कि कि तब तक नहीं रोका गया जब तक हो नहीं गया कोरोना, अब उनको भी हो गया मैं है कह रहा हूँ ना नीरज जी, तो खेल रोक देना पड़ा। है देश के प्रधानमंत्री जी जनवरी में कहते हैं कि साहब हमने तो सब कुछ, फरवरी में हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सब कुछ जीत लिया है, और फिर अभी 10 दिन पहले भी मोदी साहब ने कहा कि ये लॉकडाउन जो है लास्ट रिसोर्ट है, आखिरी विकल्प होना चाहिए, राज्यों को नसीहत दी गई। अब 4 राज्यों में, यूपी में लगा लॉकडाउन, हाईकोर्ट ने लगाया, यही बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां से अपना फरमान ले आई कि साहब ये नहीं होना चाहिए। तो केंद्र सरकार चाहता क्या है वास्तव में? आप बताइए कि दिल्ली ने लगाया, महाराष्ट्र ने लगाया, तमाम राज्यों ने लगाया, बीजेपी शासित राज्यों ने लास्ट में लगाया, वो भी 1-2 हैं, गोवा ने लगाया, किसी ने पार्शियल लगाया, वो भी जब बहुत ज्यादा केसेस हो गए। आप ना राज्यों को रिसोर्सेज दे रहे हैं, और आज भी आप डिनायल मोड में, आज भी आप कह रहे हैं फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ तो लोएस्ट है, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, और वास्तव में जो हालत है नीरज भाई, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबके किसी ना किसी के नियर एंड डियर कोई ना कोई एक क्या है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया इतनी बड़ी महामारी में, अब इनसे हम क्या उम्मीद करें? आज कहां से, कौन से देश से क्या क्या आ रहा है किसी को नहीं पता, किस राज्य को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई कमेटी है उसकी? क्या 4 मंत्रियों की कमेटी, एक विपक्ष का लीडर उसमें बैठा के, क्या कमेटी नहीं बननी चाहिए कि भाई क्या क्या आ रहा है, कैसे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा? आप एक कमेटी नहीं बना पाए लेबर माइग्रेशन पे, लेबर कहां से कहां जाएगी, 4 राज्यों के लेबर मिनिस्टर्स को बैठाते, भाई किस राज्य से कितनी लेबर जाएगी? ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वैक्सीन में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम दान देते थे वैक्सीन, आज हम वैक्सीन के लिए भिखारी बना दिए इन्होंने। हाँ, आज पूरा देश कटोरा लेकर लाइन में खड़ा है कि ऑक्सीजन दे दो, वैक्सीन दे दो, अभी भी कोई प्लान नहीं। सिंह साहब अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई 21 जनवरी को आपने सीरम को पहला ऑर्डर दिया है, 21 जनवरी को वैक्सीन के लिए, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर तमाम देशों ने सीरम को और तमाम देशों को ऑर्डर्स दे दिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री पुणे गए थे सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट करने, क्या उनके साथ कोई बिजनेस डेलीगेशन गया था? और क्या उस बिजनेस डेलीगेशन ने वहां पर कोई डील करने का प्रयास किया था? क्या उसमें प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट था? और क्या उसके बाद ये सारे हालात बिगड़े हैं? क्या उसके बाद सीरम नाराज हुआ है? क्या उसके बाद सीरम के लोगों ने हाथ पीछे खींचा है कि हम पैसे नहीं देंगे, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक हम नहीं करेंगे? इसकी एक जांच होनी चाहिए। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग साथ गए थे प्रधानमंत्री महोदय के। आज सीरम वाले को हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? उसके रॉ मटेरियल के लिए हमने क्या प्रयास किया? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, तो फिर अमेरिका से हम रॉ मटेरियल की उम्मीद क्यों करते हैं? आपकी विदेश नीति फेल, आपकी अर्थनीति फेल, आपको कोरोना के बारे में सी नहीं पता प्रधानमंत्री महोदय। अभी भी देख समय है, अगर ये किसी तरह से वेव ज्यादा बढ़ गई, जिस तरह का आज अमेरिका ने अंदेशा दिया है, देश डूब जाएगा। ऑलमोस्ट जहाज डूबता हुआ चला जा रहा है। आप एक व्हाइट पेपर नहीं लेकर आए, किस राज्य को आपने पिछले से 1 साल में कितना जीएसटी का पैसा दिया? 162 प्लांट लग गए, ब्रेकिंग न्यूज बन गई, 551 ऑक्सीजन के प्लांट लग जाएंगे। अरे लोग सड़कों पे मर रहे हैं भाई, अभी तो छोड़ दो इवेंट मैनेजमेंट को, सरकार बताए क्या सिचुएशन है, एक व्हाइट पेपर आए, एक चार्ट आए हर चीज के ऊपर। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए नहीं सके आप 1.25 साल में। आप सीएम के साथ मीटिंग करते हैं, उसको कहते हैं ये जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। क्या यार परमाणु बम बना रहे हो क्या भाई आप बैठ के उसमें? मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा, मेरे भी कई नजदीक के लोग चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि साहब तो राज्यों को दे दिया। अरे एक टेस्टिंग किट का जो लाइसेंस है, छोटा सा लाइसेंस, वो भी केंद्र सरकार आईसीएमआर इशू करता है। नाइट्रोजन जो टैंकर है और उसको अगर ऑक्सीजन कैरी करना है, उसकी परमिशन भी केंद्र सरकार देती है। आपने 1 महीना लगा दिया। अगर क्रायोजेनिक जो टैंकर्स थे उसमें नाइट्रोजन वालों को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आज भी रेल मंत्री जो है वो मतलब उनको हवाई जहाज से फोटो खिंचवा के ट्वीट कर रहे हैं कि साहब देखिए टैंकर चल दिए हैं। अरे भाई किसी को ऑक्सीजन लगते हुए का भी फोटो दिखाओ। विदेश की एम्बेसी के लोग कांग्रेस के लोगों से मदद मांग रहे हैं। आज जो हालात हैं वो दयनीय हैं। अभी भी समय है, देश की सरकार चेत जाए। अंताक्षरी ना खेलें मंत्री, मटर ना छीलें घर पर बैठकर, रामायण ना देखें। बहुत गलत समय है, बहुत खतरनाक समय है, अभी भी जागने का समय। आरपी सिंह जी, पूछ रहे कि आप मुझे तो 1 मिनट नीरज जी। जी आपसे बोल रहा हूं। हाँ सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ आ रही सर, बोलिए बोलिए। सर मैं देखता हूं कि जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे 10 बार टोकते हैं, उनको आप पूरा रामलीला मैदान का भाषण बोलने के लिए छूट देते हैं, झूठ बोलते हैं लगातार वो कि प्रधानमंत्री के साथ कोई डेलीगेशन का इनकी आदत है हर बार टीवी चैनल पे आकर जांच कराइए ना, बताइए बार कौन पकड़ कौन गया। गया था, मैंने बताइए ना सोचा कि कौन कौन आप गया था उस चलिए लीस्ट को। ऐसा करें आप उस लीस्ट नीरज को जी, निकालिए आप ये प्रधानमंत्री जी आप के डिबेट साथ। आप मत चलेंगे, इनको चलाने दीजिए, इनको दे दीजिए डिबेट कौन कौन साथ थोड़ी गया? इनको दे दीजिए एंकर का काम। आलोक जी उनको जवाब देने दीजिए। आलोक जी आप शांत हो जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। आपने बहुत सारी बातें कही, उनको जवाब देने दीजिए, बोलिए। भाषण कराया पूरा रामलीला मैदान का, मैं क्यों बैठा हूँ? आप बुलवाइए, दोबारा बुलवाइए उनसे, एक बार दोबारा बुलवाइए। अरे आरपी सिंह जी, मैंने आपसे भी 4-5 सवाल पूछे, उतने लंबा भाषण आपने भी दिया था, इसलिए आपस में मत करिए। जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब दिया, उसका जवाब दे सकते हैं। वो जो वो कह रहे हैं, सुनिए, आप तो बिजनेस पत्रकार है ना, आपने पूछा कि कौन सा डेलीगेशन की बात करें, आपको जानकारी नहीं होगी कोई इस प्रकार का डेलीगेशन का, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएंगे इनके। आप जवाब दीजिए ना, मैं क्यों पूछूं उनसे? वो आरोप लगा रहे, आप जवाब दीजिए। नहीं कराइए उनसे। आरपी सिंह जी, आपको जवाब नहीं देना है? आपको अरे भाषण सुनना सीखिए आप, मैसअप कर रखा है आपने, पूरे देश का कबाड़ा हो रखा है। आप बता रहे भाषण की बात है, कोई प्लान है, कोई एक्शन है आपके पास? जब कोई सवाल पूछा जा रहा है जवाब नहीं दे रहे हैं आप, और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। जवाब देने नहीं दे रहे हैं आप जो झूठ आपसे सवाल पूछे गए, जवाब दीजिए आप। आरोप लगा रहे हैं, उनको आप चलने दे रहे हैं, आपने उनको टोका। रोकूंगे ना 10 बार, क्योंकि आपको जवाब देना है। वो तो विपक्ष से सवाल पूछेंगे ना, वो आप सत्ता में, आपको जवाब देना है, उनको थोड़ी जवाब देना है। ठीक है सर, आप चलाइए डिबेट, आप जी, चलाइए, बोलिए। मैं बैठा रहूंगा डिबेट में। आप सुनना नहीं चाहते, आप यहाँ पर देश में जानकर ऐसी स्थिति खड़ा करना चाहते हैं जिसमें देश में दिक्कत हो। आप ऐसी स्थिति खड़ा करने जाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि झूठ बोलते हैं आपके चैनल पर आकर, और आप उनको टोकते नहीं। आप बताइए, आप तो व्यवसायिक पत्रकार हैं, आप बताइए कहां पे प्रधानमंत्री कौन से डेलीगेशन को लेकर गए, कौन से बिजनेसमैन को लेकर गए? आप इतने दिन से चैनल चलाते हैं, आपका चैनल छोड़ देता क्या प्रधानमंत्री को? इसके लिए आपका चैनल नहीं ढूंढता कौन है कौन नहीं है। आपने एक बार टोका उनको, फिर टोका आपने कि आप झूठ क्यों बोल रहे, तो मेरा चैनल जब भी स्वीकार करें। अभी मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए, अभी एविडेंस हम यहाँ पे बैठ बैठे तो भाई, अभी एविडेंस आप आलोक जी कहा जाए दिखाइए एविडेंस। अपने चैनल को भोपा बना लिया इनका, राहुल गांधी के लोगों का क्यों बना लिया आपने? एफएल पे रिश्वत खा ली, फिर जाकर कोर्ट में माफी मांगते हैं, फिर जाकर कोर्ट में माफी मांगते हैं। रफाल में रिश्वत होगी, माफी मांगते हैं, कान पकड़ते, हमसे गलती हो गई। भारत बायोटेक और चैनल खोल दिया आपने अपना। सीरम के बीच में बहुत भेदभाव किया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। आप लोगों ने रेट तय करने में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। आरोप लगा रहा हूँ कि राहुल गांधी रेट तय करवाने में इन्वॉल्व थे। आपके नेता ने 90 लाख रुपए लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर। आपके नेता ने कहा कि आप विदेश की कंपनियों को, अरे भाई आप सुनिए, आपके नेता ने क्यों रहे? चैनल के साथ। अब आप दोनों लोग रुक जाइए, आरपी सिंह जी और आलोक जी, अब दोनों लोग रुक जाइए। अब आप आरोप से व्यक्तिगत आरोप पे आ गए हैं, सवाल का मेरे कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब आप लोग व्यक्तिगत आरोप पे कि उन्होंने 90 लाख लिए, उन्होंने 95 लाख लिए, इस पे उतर आए हैं। मैं दोबारा अपने सवाल पे लेके आता हूं, सरकार को भी सोचना चाहिए, विपक्ष को। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जा रहा हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या लॉकडाउन और उस दौरान वैक्सीनेशन के अलावा कोई विकल्प है क्या? अगर दिल्ली सरकार कह रही सेना लेके आइए, तो इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है? नीरज जी, हम आप डिबेट पे लगभग 3 हफ्ते से लगातार बैठ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में केसेस बढ़े थे तब से हम बैठ रहे हैं, और मैं पहले दिन से एक ही चीज़ कह रहा हूं कि लॉकडाउन उसको मैंने डिप्लोमेटिकली, जो मैंने सरकार से सीखा है और लोगों से नेताओं से सीखा है कि डिप्लोमेटिकली मैं उसको जनता कर्फ्यू कहता रहा, डिप्लोमेटिकली मैं पॉलिटिकली सुटेबल जो भी वर्ड जिसको अच्छा लगता वो कहता रहा। अल्टीमेटली पूरे विश्व में आज तक कोरोना की महामारी से कहीं पे भी निजात मिली है तो एक ही वर्ड है जिसको लॉकडाउन कहते हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रहा है। और देश का हाल इसलिए हुआ है ऐसा क्योंकि जैसा अभी आपने 10 मिनट की डिबेट देखी, दोनों पॉलिटिकल पर, दोनों महान लोगों की, दोनों ही लोग बड़े ही मतलब समझदार और पूरी एक देश की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही लोग। और दोनों ही लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला
कि पिछले 15 मिनट में देश की जनता के कुछ भी समझ में आया हो। हर आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इस समय क्राइसिस है, और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होती, ये क्राइसिस की आज की सिचुएशन टल नहीं सकती थी। इससे अच्छी या खराब होने की बात नहीं है, सिचुएशन ऐसी ही होने वाली थी। बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए बैठ गए थे यहाँ। कोई भी सरकार होती तो टल नहीं सकती थी, ऐसा कैसे कह दिया आप? इसका उत्तर दें। आलोक जी बात कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी प्लीज बीच में मत बोलिए। नहीं, उनको अपनी बात कंप्लीट नीरज जी, मैं आलोक जी का उत्तर देता हूँ। मैं इस टुकड़े शब्दों से सरकार को कैसे बचाना है, ये काम है इनका। मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा। आप कहते कोई भी सरकार होती है, हाल होता क्या मतलब है इस बात का? महाराष्ट्र की सरकार बताइए ना क्या मतलब है इस बात का? भाई जो देश को मिले। भैया दोनों लोग मुझे तो बोल लेने दो, मैं कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा नहीं हूँ। ये निवेदन किया था आपको सेंटर के। अरे भाई साहब रुक जाइए। आलोक शर्मा जी, मैंने देखिए आपने और आरपी सिंह ने बहुत समय लिया है, दूसरे मेहमानों को उनकी बात रखने दीजिए। जब आपकी बारी आए तो आप उनके ऊपर आरोप लगा लीजिएगा। अभी देखिए आनंद जी और अभय जी के पास मैं जा भी नहीं पाया हूं, उनको अपनी बात कहने दीजिए ना। आप लोग अपनी बात लंबी बोल चुके हैं। मिश्रा जी कंप्लीट करें। छत्तीसगढ़ की सरकार में मुख्यमंत्री। मैं कंप्लीट करता हूं और आलोक जी की बात को लेते हुए कंप्लीट करता हूं। मैंने इसलिए बोला कोई भी सरकार होती तो ऐसा ही होता या इससे खराब होता, क्योंकि अमेरिका घुटनों पे आ गया, यूके घुटनों पे आ गया, पेरिस में आज तक लॉकडाउन लगा हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया 1.5 साल में अब खुल रही है, ब्राजील में लोग मर रहे हैं सड़कों पे, चाइना ने यूहान को बिल्कुल किला बना दिया था। तो कोई भी देश जो आज भारत के जो स्टैंडर्ड है ना, भारत 100 के नीचे आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो मैंने देशों की बात की है ये विदिन 10 आते हैं। अगर वो घुटनों पे आ गए, कोई भी सरकार होती, हाँ मैं बिल्कुल एकदम आश्वस्त हूं कि कोई भी सरकार होती, शायद इससे बुरा हर्ष होता देश का। लेकिन यहां पर बात ये नहीं, यहां पे जो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार को बचा बिल्कुल नहीं रहा हूं। अभी आज मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की अब गलती है। अगर गलती इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार सामने नहीं आ रही है। उसने जो पिछले लॉकडाउन से उसने एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हर एक्शन जो केंद्र सरकार ने लिया उस पर पॉलिटिक्स हुई। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बात की मजदूर माइग्रेशन की, एक मजदूर मरा नहीं है। मुझे नीरज जी, मैं पिछली बार भी यही बोला था, मुझे वो 10 फैमिली ला के दिखा दीजिए जो लॉकडाउन में एक आदमी भूखों मरा हो। लेकिन मैं आपको 1 लाख लोगों की फैमिली दिखा सकता हूं जिसमें कोरोना में 1 लाख लोग मर गए हैं। इसका कोई जवाब नहीं। हर आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट का आदमी चला गया, वहां पे जो भी बात हुई वो बात हुई। इन सारी चीजों से आज तक अभी तक कोई भी सोल्यूशन वाली बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए। जब पूछा गया कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पे सब जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर आदमी लॉकडाउन के नाम से डर रहा है। इकोनॉमिस्ट जो बड़े इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी होती किस लिए है? इकोनॉमी होती है आदमी की, देश की जनता को समृद्ध बनाने के लिए, उनको ज्यादा बेहतर करने के लिए। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे आके? आज मैं इकोनॉमिस्ट को बताना चाहूंगा, इकोनॉमिस्ट का जो मेन इंटेंशन है देश की जनता को सुखी रखना है, ना कि केवल अपने खजानों को भरना है। इसलिए मेरा ये मानना है इकोनॉमिस्ट की बात को किनारे करते हुए सारी लोग मिले, सुन लीजिए सारे, क्योंकि बात यह है, लोग अभी भी देखिए बार बार जब बात आती है अखबार में हर बार निकलता है, यहाँ के ट्रेडर एसोसिएशन अब कह रहे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और साला डॉक्टर कहते पिछले 3 हफ्ते से मरा जा रहा टीवी पे, अकेला चिल्ला रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, तब किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज जब ट्रेडर के घर के लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, जब बड़े लोगों को आराम नहीं मिल रहा है, जब उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, तब सबके मिल करके कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये सब लोग गरीबों के दुश्मन हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। कोई देश के जनता का भला ही नहीं चाहता। सच्चाई यह है कि आज ये होना चाहिए कि अभी लॉकडाउन लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए, क्योंकि ये पॉकेट वाला कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ना ही कहीं पे यूज किया गया है। हर जगह एज इन होल लॉकडाउन लगाया गया है और उसके बाद धीरे धीरे खोला गया है, और खोलने की प्रक्रिया कम से कम 6 महीने तक होगी। ये सच्चाई है। आप लोगों को मारना चाहते हैं डॉक्टर मिश्रा तो मारिए, लेकिन सच्चाई है कि 6 महीने से। जी मैं आनंद भान और अभय दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। आरपी सिंह जी और आलोक जी शांति रहिए, सुन उनको ही बोलने दीजिएगा, वो भी बहुत जानकार लोग हैं। अब बिजनेस कम्युनिटी से भी आ गया है। उदय कोटक को आप लोग जानते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई लॉकडाउन लगाइए। HUL के संजीव मेहता भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना ही एक लगता विकल्प है, इसके अलावा बच नहीं सकते हैं। और जो व्यवस्था की बात है ना, इस देश में 7300 टन ऑक्सीजन डेली उत्पादन होता है और हमारी जो जरूरत है वो 5200 है। लेकिन मेसअप है, ये सिस्टमिक कोलैप्स जिसको बोलते हैं, ये है वो।
जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि हमने वो क्रिएट नहीं किया। मैं आप बहुत छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूं आरपी सिंह से और आलोक शर्मा से, जवाब मत दीजिएगा, मन में सोचिए, जब बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा, वरना इसी में उलझ जाएंगे, फिर हम अपने मेहमानों के पास नहीं जा पाएंगे। आलोक जी, आप मुझे यहां से बैठे बैठे बता सकते हैं कि जगदलपुर में कितने बेड्स हैं, और आरपी सिंह जी आप मुझे बता सकते हैं कि मैसूर में कितने बेड्स हैं? आप लोग सोचिए, मुझे बताइएगा, गूगल कर लीजिए जहां आप कर सकते हो। अब मैं जरा अपने मेहमानों के साथ चलता हूं। अनंत भान जी, कोई उपाय है क्या इसके सिवा कि हम एक सेंट्रल सिस्टम बनाए जहां पे कमांड ऑफिस हो, एक जहां से सब कुछ तय हो कि कौन सी दवा जाएगी, कैसे वैक्सीनेशन होगा, कहां कितने बेड हैं उनको मैनेज किया जाएगा, कहां ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन उसको मैनेज किया जाएगा, और इसके लिए सेंट्रली कमांड व्यवस्था हो और लॉकडाउन लगे, क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी व्यवस्था चरमरा चुकी है। आनंद जी। धन्यवाद नीरज जी। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो ये डिबेट कर रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट डिबेट नहीं है। पिछले एक सप्ताह में इस देश में जो ऑफिशियल डेटा है, और डेटा शायद जो एक्चुअल नंबर्स हैं उससे ज़्यादा होंगे, वो ये है कि 26 लाख केस हुए हैं और 23,800 मौतें हुई हैं। ये रियल फैमिलीज हैं जो इम्पैक्ट हुई हैं, पूरे भारत में इम्पैक्ट हुई हैं। कुछ प्रांतों में शायद ज़्यादा केसेस और डेथ्स हुई हैं, बट जो स्प्रेड है डिजीज का वो प्रेटी मच नेशनल है, पूरे देश में हो चुका है। दूसरी बात यह है कि क्राइसिस तो है, हम किसी भी तरीके से उसको एनालाइज करें, क्राइसिस है, और मेजर क्राइसिस, इस टाइप का क्राइसिस शायद एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में हमने पहले कभी नहीं देखा है, और इसको एक अर्जेंसी से हमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। उसमें एक पहलू आता है कि अब क्या करने की जरूरत है। तो एक अर्जेंसी ये है कि क्रिटिकल केयर में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो चुके हैं। तो जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस मिलती है तो जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो अंदर जाने से पहले उनको वेट करना पड़ता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ प्रोवाइडर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयूज की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी। तो एक तो वो रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अब जब केस बढ़ते जा रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग केसेस हो रहे हैं नेशनली, तो आपको वो केसेस का जो बढ़ने की श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसको कम करने की कोशिश करनी है। तो उसको हम, जैसे हमने पहले भी शो पे बात की है एक बार, उसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और सर्किट ब्रेकर आपका लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन होता है तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि रिड्यूस हो नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि अगर केसेस बढ़ते रहे तो हमारे हेल्थ सिस्टम में वो कैपेसिटी नहीं है। आप कोई भी स्टेप्स ले लीजिए, आप ओवरनाइट आप अस्पताल खोल देंगे तो डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आप बेड्स ला देंगे तो उनको चलाने के लिए ट्रेन्ड पर्सनल नहीं मिलेंगे, आपको सप्लाईज की कमी रहेगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो बढ़ रहे हैं केसेस, उनका जो स्पीड है बढ़ने का और जो इंक्रीज है केसेस का, उसको रोकना है। और ये ग्लोबली ट्राई किया जा चुका है कि लॉकडाउन एक तरीका हो सकता है। अब इश्यू ये है कि किस तरीके का लॉकडाउन, क्या आप नेशनल लॉकडाउन चाहेंगे, या आप स्टेट स्पेसिफिक लॉकडाउन चाहेंगे, या एक डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहेंगे। तो अभी इस मौके पे तो शायद मेरे ख्याल से हमें एक नेशनल लॉकडाउन या सब नेशनल लॉकडाउन की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि केसेस, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा, ऑलमोस्ट हर प्रांत में हो चुके हैं। और अब ये सिर्फ अर्बन रियलिटी नहीं है, ये रूरल रियलिटी भी है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे गाँव में और सेमी अर्बन एरियाज में हेल्थ सिस्टम बहुत वीक है अर्बन सेंटर्स के कंपैरिजन में। तो उस पर भी इतना स्ट्रेस आ रहा है, और अगर वो भेजें तो कहाँ भेजें, किसको रेफर करेंगे वो केसेस। अगर गांव में केसेस होते हैं तो अगर शहरों में भेजेंगे, शहरों में तो ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड है हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, तो वो कोलैप्स होने का जो डर है वो बिल्कुल रेयर है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो मैटर नहीं करता है, आप किसी भी नर्स से बात कर लीजिए, उन पे कितना स्ट्रेस है अभी। तो अगर ये हम डिस्ट्रेस नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ सिस्टम पे कोलैप्स होने की बात होगी, क्योंकि हम सिर्फ अभी कोविड-19 को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं केसेस को, तो जो नॉन कोविड-19 केयर है उस पर कितना प्रॉब्लम आ रही होगी, जो कैंसर केयर सीख करना चाहता है, जिसको क्रॉनिक डिजीज। एग्जैक्टली भान साहब, ये बात, भान साहब जो बात आप कह रहे हैं ये इतनी सिंपल और आसान बात है कि मुझ जैसा नॉन मेडिको आदमी उसको ये बात समझ में आ रही है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, बहुत स्ट्रेस्ड है, 24 घंटे काम कर रहा है, केस कम ही नहीं हो रहे हैं, 10 को करता 20 लाइन लगाए खड़े रहते हैं। तो अगर आप उस केसेस को आना कम नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 7200 टन रोज ऑक्सीजन पैदा करते रहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन सब हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। दुबे जी, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, आप बताइए सही रास्ता क्या है। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू से मैं इस बात पर सहमत हूं कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं भी इसी नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होना चाहिए।
क्योंकि अब ये बात नहीं रह गई है कि किसी इलाके में कोरोना कम है, किसी इलाके में ज्यादा है। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से उत्तर प्रदेश तक कोरोना समान रूप से प्रभावित कर रहा है। केवल 19-20 का फर्क हो सकता है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ इलाकों में उसके मुकाबले जरा सा कम हो सकता है, बाकी सब पूरे। इसीलिए पूरे भारतीय राज्य की सभी तरह की व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक की, सबकी पोल खुल गई है और भारतीय राज्य की जो अक्षमता है वो पूरी तरीके से निकलकर सामने आ गई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार है। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से दूरंदेशी का अभाव दिखाया है। देखिए, जब पिछले साल के अंत में जब कोरोना काफी कम लगने लगा था, तो उस वक्त तक केंद्र सरकार, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री चारों तरफ से शाबाशी लेते हुए अपने मुंह में मिट्टी बनते हुए घूम रहे थे कि हमने कोरोना को समाप्त कर दिया, भारत का कद ऊंचा कर दिया, हम वैक्सीन की सुपर पावर है और हमारी बल्ले बल्ले है। अब कोई उन बातों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया था, वो रिकॉर्ड पे है, कोरोना को हमने जीत दिया है, वो प्रस्ताव साफ बताता था। लेकिन पिछली बार जब मैं आया था आपके मंच पे, तब भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री को सामने आकर पहली लहर की तरह ही पहलकदमी लेते हुए सारे देश का इस मामले में नेतृत्व करना चाहिए। ये राज्यों की समस्या नहीं है, संविधान में लिखा है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, लेकिन ये महामारी है, ये राज्यों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। इसमें केंद्र सरकार को आगे बढ़कर पहलकदमी लेनी चाहिए और समीक्षक के तौर पे हमें यह सोचना चाहिए कि पहली लहर का मुकाबला करते समय केंद्र सरकार की नीति कुछ और थी, दूसरी लहर जो पहली लहर से ज्यादा संगीन है, खतरनाक है, इसमें ज्यादा लोग मर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए उसकी नीति कुछ और है। इन नीतियों में अंतर क्यों है? इस अंतर की वजह क्या है? मेरी जहां तक समझ कहती है, इस अंतर की वजह यह है कि पहली नीति के राजनीतिक नुकसान प्रधानमंत्री को पता चल गए, दूरगामी राजनीतिक नुकसान पता चल गए हैं और वो राजनीतिक नुकसान से बहुत घबराते हैं। जैसे जैसे इस उनके कार्यकाल का समय निकलता जा रहा है और 2024 नजदीक आता जा रहा है, तरह तरह की राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति संबंधी संकट भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो राष्ट्रीय लॉकडाउन अपनी पहलकदमी पर, अपने नेतृत्व में, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए नहीं लगाना चाहते। वो नहीं चाहते कि इसका जो दूरगामी राजनीतिक नुकसान होगा वो उन्हें चुनाव में उठाना पड़े, इसलिए डरे हुए हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं और गेंद कुशलता पूर्वक राज्यों के पाले में फेंकी हुई है। मेरा फिर निवेदन है कि इन सब बातों को भूल जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन का या 20 दिन का एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना चाहिए, जिससे कम से कम जो संक्रमण की श्रृंखला है वो तोड़ी जा सके। दो बातें हैं, एक छोटी सी बात और है, दो बातें हैं। एक बात है वैक्सीनेशन, टीकाकरण की, और दूसरा बात है संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की। लॉकडाउन से वैक्सीनेशन के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो बंदोबस्त दूसरे किस्म का है जिसमें सरकार नाकाम लग रही है। जो संक्रमण की श्रृंखला टूटने वाली बात है वो लॉकडाउन से हो सकती है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जब आपको पता है कि आपके यहाँ 25-30 लाख, मैक्सिमम 32-35 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन आप कर नहीं पा रहे हैं डेली बेसिस पे, अटमोस्ट अगर आप कर रहे हैं, और केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देशव्यापी बढ़ रहे हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप एक नेशनल प्लान बना के सामने लाएं। अब ये समस्या केवल महाराष्ट्र की है, दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की थोड़ी है, पूरे देश की है। इसमें अब उस चीज की जरूरत है, एक लीडरशिप दिखाने की जरूरत है कि भैया हम सामने से आके अब ये कमान ले लेते हैं। अब आप इसको हेवार में नहीं छोड़ सकते कि तुम अपना अपना देख लो, सब लोग सब अपना अपना देखेंगे आरपी सिंह जी, तो नहीं हो पाएगा। इसको अब एक सेंट्रली कमांड के तौर पे लेना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, बता सकते हैं आप मैसूर में कितने बेड हैं सर आरपी सिंह जी? सर मैं यहाँ पे पहेलियां सुलझाने या पहेलियां आपके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार के पहेलियों को मैं कोई अमिताभ बच्चन के शो में नहीं पहले नहीं सर, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है आरपी सिंह जी, ये सीरियस क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलिए आप बोले जाइए, मैं क्यों बैठा रहूंगा डिबेट में। लगता है कि आपका मन दूसरे, आप सुनने को तैयार ही नहीं है जी, आप 100 करोड़ का अमिताभ बच्चन का खेल खेल रहे हैं। नहीं, आपको अगर ये सीरियस क्वेश्चन पहले ही लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पहले ही। शर्मा जी आप बताइए, आपको पता है जगदलपुर में कितने बेड हैं? रुकिए एक मिनट आरपी सिंह जी, रुकिए आप। आलोक शर्मा जी आपको पता है जगदलपुर में कितने बेड है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर और कितने वेंटिलेटर हैं? नीरज भाई, और अगर कहीं पर कांग्रेस की कमी होगी तो उसको भी स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं जो हाँ या नाम जवाब दीजिए ना, इतनी देर से गूगल कर लिया होगा आप लोगों ने, बताइए। एक मिनट सर, देखिए मैं शो पे बैठा हूं, मैंने गूगल नहीं किया है। जगदलपुर में 3 हॉस्पिटल्स हैं, 2 प्राइवेट हैं बड़े बड़े, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। बेड्स की संख्या अभी कहीं पर नहीं आ रही है।
लेकिन जगदलपुर नक्सलाइट का पिछले 25 बस रुक जाइए सर, रुक जाइए आलोक जी, रुक जाइए आलोक जी और आरपी सिंह दोनों लोग रुक जाइए, मैं बता रहा हूं सर। मैंने सवाल ये क्यों पूछा उसको समझ लीजिए, मैं आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहा हूं सर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपने सवाल पूछा मेरा। आलोक जी रुक जाइए, मुझे जगदलपुर की जानकारी नहीं चाहिए आपसे। ये सवाल मैंने क्यों पूछा वो मैं आपको बताने के लिए सवाल पूछा था। दिक्कत हो जाएगी। सुशांत राजपूत आप 500 पूछिए सर, 2 महीने ढूंढते रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस देश में यह डेटा नहीं है, अगर यह एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है कि आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी हो कि देश में कितने अस्पताल, कितने बेड, कितने ऑक्सीजन, कितने वेंटिलेटर हैं, तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। यह सवाल इसलिए मैंने पूछा है, यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए नहीं, आपका ज्ञान जानने के लिए नहीं है। यह सवाल इसलिए है कि हमारे देश में एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं बनाया गया कोविड-1 की दिक्कत देखने के बाद भी, और हम मैनेज नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, जिसमें हमको जानकारी हो। कौशल जी, आपको पता है दिल्ली में कितने अस्पतालों में कौन कौन से बेड इस समय खाली हैं? आप तो डॉक्टर हैं सर, बताइए। सर कोई भी हॉस्पिटल, सर मैं बता देता हूं, मैं बिना देखे बता रहा हूं, दिल्ली अस्पताल में कोई भी ऐसा बेड नहीं है जो खाली है। सच्चाई ये है, गूगल पे जो भी दिखाता हो, वेबसाइट पे जो भी दिखाता हो, गलत है। कोई भी बेड खाली नहीं है। मैं बताता हूं पंडित जी, मिश्रा जी सुनिए सर। रॉकलैंड हॉस्पिटल द्वारका। सर एक मिनट। कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारी चाबी दिल्ली सरकार ले ले। सर हमारे 102 बेड खाली हैं। कौन कहता है बेड खाली नहीं है? बताइए ना आप जरा। बेड, उस बेड का क्या फायदा? आप सवाल नहीं समझ पाए। मैं बता रहा हूँ आलोक जी, नीरज जी, आरपी सिंह, आलोक जी, आरपी सिंह जी, आप लोग बेमतलब में भड़क रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा है, जो सवाल मैं रखना चाहता हूं, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिए। ये आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है और ना इंडिविजुअल आपकी गलती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जिसमें हमें जानकारी भी हो। आज लोग किसी अस्पताल में जाते हैं, वहां पता चलता है कुछ नहीं, भाग जाइए। उनको ये जानकारी नहीं कि वो कहां जाएं। और ये एक जगह की नहीं, पूरे देश की प्रॉब्लम है। हमारे पास ना इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी है, ना हमारे पास रिसोर्सेज की पूरी जानकारी है, ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जानकारी है, और ना ही हमारे पास ट्रीटमेंट की कोई एक बेसिक प्रोटोकॉल की जानकारी। सर मैं ये कह रहा हूं, इसको आप लोग पर्सनल लेके बुरा मत मानिए, और अगर बुरा मानते हैं मैं भी बुरा मान सकता हूं, इसमें कोई बुरा मानने वाली जरूरत नहीं है। मुझे ब्रेक लेना है कौशल जी, छोटे ब्रेक, मुझे ब्रेक लेना सर। ब्रेक के बाद आऊंगा शर्मा जी, आपके पास भी आऊंगा, पर्याप्त समय दूंगा, छोटा सा 30 सेकंड जवाब ब्रेक लेना मुझे उसके बाद। जी कौशल जी 30 सेकंड उसके बाद ब्रेक लेना मुझे। जब मैं सिर्फ ये आलोक जी के लिए सच्चाई बता रहा हूं, हमारे देश का जीडीपी 1.72% आज तक है। कहां कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला सवाल। दूसरा, 2014 तक जहां तक आपकी सरकार रही, मैं वहां तक का बताता हूं। उस समय तक, एक मिनट, उस समय तक आप मेरे पे आरोपित कर, उस समय तक पूरे देश में कुल 12 लाख हॉस्पिटल बेड थे। उस 12 लाख हॉस्पिटल बेड में केवल 1 लाख आईसीयू बेड थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज 2019 में करीब 20 लाख पूरे हिंदुस्तान में केवल 20 लाख हॉस्पिटल बेड हैं, और जिसमें से करीब 2.5 से 3 लाख आईसीयू बेड हैं। ये सच्चाई है। इन बेडों में मैं सारे वो जो बिना मतलब के जो बेड लगाए गए ना, 1000, 10,000, 5,000 जो इधर उधर खाली बिस्तर बिछा दिया गया, मैं उन बेड को इंक्लूड करके 20 लाख बोल रहा हूं। तो यह सच्चाई है, क्योंकि हमने कभी हेल्थ को प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं माना, हमने उसको जीडीपी की सरणी में सबसे लास्ट में रखा। इसके लिए वो सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। आज तक की डेट में जिसने इस हिंदुस्तान पर राज किया है, उसमें आपकी भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, मिलीजुली सरकार है, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पर जिसने ज्यादा समय काम राज किया है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जी मुझे कौशल जी रुकिए एक मिनट, मुझे बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना है। आप लोग अपना दिमाग ठंडा करिए और इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। ये मैं किसी पर निजी अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं वो तथ्य सामने रखना चाहता हूं जो हम सबको सोचना चाहिए कि हम आज कहां खड़े हैं। अभी मैं इसके बाद आपके सामने आंकड़े रखूंगा ना, तो आप चौंक जाएंगे कि हमने कितनी बुरी व्यवस्था कर रखी। केवल हमारे यहाँ 34 लाख एक्टिव केस हैं 135 करोड़ की जनसंख्या में। 34 लाख एक्टिव केस हिंदुस्तान मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये सच्चाई है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है कि क्या हमें एक नेशन वाइड लॉकडाउन और उस लॉकडाउन के दौरान मैसिव
मास लेवल पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार रोज केसेस बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। और ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, सारी वेबसाइट पे पब्लिक डेटा है। 34 लाख एक्टिव केसेस हैं, और इसमें वो सारे केस नहीं है जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, इसमें वो सारे केस नहीं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, इसमें वो सारे केस नहीं जिनको वेंटिलेटर चाहिए, इसमें से आधे से ज़्यादा घर पे ही ट्रीट हो जाते हैं। अब आप सोचिए, इतनी कम संख्या है और 135 करोड़ का देश है, यानी 1% से भी 1.5% के आसपास के लोग हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की तुरंत अटेंशन की ज़रूरत है। Still we are not able to manage it. Why? Because we do not have a massive infrastructure. क्योंकि हमने कोविड-1 की वेव में सीखा भी नहीं। हम दुनिया को ज्ञान देते हैं कि हम ये डिजिटल कर रहे हैं, वो डिजिटल कर रहे हैं, हमारे यहाँ की आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे पास इतना बड़ा आधार का डेटा है, लेकिन हमने ये डेटा कभी नहीं बनाया कि हमारे पास ये तैयारी हो पूरी कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उससे निपट लेंगे। जर्मनी ने ये किया है, बहुत सारे छोटे छोटे देशों ने किया है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं वरना अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत पिद्दी भर के देशों ने अपने यहाँ ये सिस्टम बना लिया है। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसकी गंभीरता समझिए कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन का पूरा डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और ई मॉनिटरिंग होनी चाहिए सारे पेशेंट्स की। अगर ये हमने ऑन डेटाबेस पे कर लिया होता शायद इस स्थिति में नहीं होते, लेकिन हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं। आज आप समय कम है इसलिए अपनी अपनी बारे में बोलेगा, प्लीज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आरपी सिंह जी, क्या कहना है आपको? नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं जी। आज आप डिबेट चलाइए, आप और लोग जी डिबेट चलाइए, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि आपने सुनना नहीं, मैं बोलूंगा आप टोकेंगे, इसलिए मेरे बोलना ही नहीं जी। आप बोलिएगा, बिल्कुल शांति से सुनूंगा जी मैं, क्योंकि आपने तो प्रधानमंत्री के साथ कोई आदमी भेज दिया जो कि वहां पर जाकर डील कर रहा था। आपने पूछा नहीं उनसे जी कौन सा आदमी गया, कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं। हवा में आएंगे, तीर मारेंगे, आप पूछिए ना सर, वो विपक्ष वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप पूछिए ना उनसे। आप सुनने के लिए नहीं, हमें ये एंकर की जिम्मेदारी है क्या? विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष जवाब देगा। आपको लगता है कि एंकर उससे क्वेश्चन करके पूछे कि कौन गया था बताइए, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अरे आप एंकर हैं, परंतु आपको ये, आप पत्रकार भी हैं, एंकर नहीं है पत्रकार भी हैं। आपको ये जानकारी होगी ना कि प्रधानमंत्री, हम मैं पत्रकार हूं ना, वो आपके चैनल पे आकर कुछ भी झूठ बोले, पूछिए, वो बता तो रहे हैं। आपने एक बार ठोका उनको, और सुनिए, एक बार सुनिए। पक्ष और विपक्ष के बीच की बात में अगर हम बात करने लगेंगे तो एक जने कहते हैं कि ये भक्त मीडिया है, दूसरी जने कहते हैं लिबरल मीडिया है। तो मैं इसीलिए बैठा हूं क्या कि मैं आपकी तरफ से पूछूं, मैं उनकी तरफ से पूछूं? मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस क्यों नहीं इस देश में, तो उसका जवाब ना आप दे रहे हैं ना आप दे रहे हैं। आप बोलोगे नहीं बोलोगे? आपके बैंक खाते में 50 करोड़ रुपए डाले मैंने, आप बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे कमाल होगी आप। मतलब कोई सच कोई बात, कोई आएगा झूठ बोलेगा, मिथ्या बोलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांग लेंगे। आप पूछिए ना सर, ये आपका काम है उनसे सवाल पूछना, अगर विपक्ष आरोप लगाएगा तो। मैं उत्तर दूंगा, पूछिए क्या सवाल है आपके पास। मैं पहले चलिए ठीक है, सुनिए, पहले बात सुनिए, बिना डिस्टर्बेंस के अपनी बात। अपनी कोई प्लीज आपस में नहीं बोलेगा, जिसको समय दिया जा रहा है वो बोले। आलोक जी बोलिए, अपने 2 मिनट में आप जवाब रखिए। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं बोलूं नीरज जी? जी बोलिए जी, मैं बोलूं? पूरे 70 साल में 6। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस समय पर जो पहले आरपी सिंह साहब बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूं कि ये चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए कि उस दिन सीरम इंस्टीट्यूट में कौन कौन गया था। मेरा आरोप है सीधा सीधा, ये डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर कहीं गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा। सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अगर लंदन में बैठ के कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, ये चीज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इतने बड़ी व्यक्ति के जान को खतरा किससे है और क्यों है। दूसरा मेरा विषय। तीसरा, एक टेक्निकल कमेटी तुरंत बननी चाहिए जिसमें डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल के लोग हों। लॉकडाउन अगर लगता है नहीं लगता है, टेक्निकल कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे और उसके आधार पर पूरी तरह से निर्णय लिया जाए। एक इकोनॉमिक कमेटी बने जिसमें इकोनॉमिस्ट हों, पक्ष विपक्ष सब लोग हों, पूरी तरह से उसके बेस पर आधार पर आगे कदम उठें। आंकड़ों की बात आप कर रहे थे, पिछले 3 दिन में नीरज भाई 18 से 45 लाख में, आज हेल्थ मिनिस्ट्री का बुलेटिन है कि 18 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुआ है 3 दिन में, यानी 6 लाख पर डे, 18 से 45। और जो बीजेपी शासित राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यूपी है, सबने मना कर दिया 18 से 45 का। हजारों सेंटर बंद हैं। केंद्र सरकार को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तथ्य बहुत सारे हैं।
वेंटिलेटर्स के पीएम केयर्स फंड से किस किस कंपनी को कितना पैसा गया पिछले 1 साल में, ये निकलने चाहिए। जो लोग पानी की बोतल बनाते थे उनको वेंटिलेटर बनाने का इन्होंने ठेका दिया है कि नहीं दिया है, ये पूरा पब्लिक डोमेन में है। इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सीरम इंस्टीट्यूट आज भारत सरकार से इतना नाराज क्यों है? इसके पीछे क्या कोई प्राइस की डील है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा तथ्य मैं आपकी एनबीसी आवाज पर बता के जा रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ा घपला है, बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और उसकी वजह से पूरा देश यहाँ पर डूबा है। और ये भी होना चाहिए कि बंगाल के चुनाव में जी आलोक जी, आपका समय खत्म हो गया, समय कम है, प्लीज अब आप शांत हो जाइए, समय कम है। आरपी सिंह क्या जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सर। मेडिकल कंपनी ने पैसा भेजा है। आलोक जी समय खत्म है, आपको मैंने कहा था ना इसमें समय कम होगा, अपनी बारी में बोलिएगा। अब आप शांत हो जाइए। आरपी सिंह आप जवाब देना चाहते हैं तो फटाफट बोलिए सर। जी सीधी सीधी बात है, ये निराधार झूठे आरोप, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। सर ये माफी मांगेंगे, सर ये माफी मांगेंगे। पिछली बार इनका राहुल गांधी ने मांगी, जिस पर ये माफी मांगेंगे। सर में झूठ के अलावा इनका सामने आता है। राहुल गांधी रोज सुबह आज ट्वीट देख रहा है, नकली ट्वीट डालता है। दूसरी बात, जान को खतरा उनको वसूली सरकार से है। सबको पता है वसूली सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्री से पैसा वसूलने के लिए धमकी देती है। इनके होम मिनिस्टर पाए गए करते हुए बोलो आगे नहीं बात वापस की नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, आप बुलवा लीजिए इनको। यार आलोक जी देखिए समय कम है, मैंने आपसे बोला था ना, आपने अपने आरोप लगा लिया, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं आलोक जी प्लीज अब आप शांत रहिए, उनको अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अभी बाकी लोगों से मुझे छोटी छोटी बात जवाब लेने हैं। जी वेरी क्विक सर। आरपी सिंह जी, टेक्निकल कमेटी है जो कि पूरी एक एक चीज की जांच करती है, पक्षीय समझती है। और आखिरी बात, हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये समझिए। और जब हमने लॉकडाउन लगाया था। आरपी सिंह जी अब आप रुक जाइए सर, इसके आगे जो आप बोलेंगे। आर शर्मा जी आप भी रुकिए, और आरपी सिंह जी, ये जो हेल्थ सब्जेक्ट वाला बार बार आप लोग कहते हैं ना सर, ये तब तक होता है जब तक कहीं एक राज्य में या किसी एक पॉकेट में होता है। अब ये पैंडेमिक है, पूरे देश में फैला हुआ है। अब ये किसी एक राज्य में नहीं, इसलिए ये हेल्थ सब्जेक्ट नहीं है। हेल्थ की पॉलिसी सेंटर बनाता है, वैक्सीन के अप्रूवल सेंटर देता है, वैक्सीनेशन के पूरे प्लान सेंटर बनाता है, WHO से सेंटर डील करता है। तो अब ये कह के आप बच नहीं सकते कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट वो लोग मैनेज करें। अब ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल को अब लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, सामने आके इसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल होगा। छोटे छोटे कमेंट सर अब आप लोग बोल चुके हैं। आनंद जी के पास जा रहा हूं। आनंद जी कोई इसके अलावा तरीका है क्या कि एक सेंट्रलाइज कमांड बने? मैंने तो अभी रख दिया ना कि हमने वेव 1 में कुछ नहीं सीखा, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। मैं अभी यहां बैठे बैठे जानना चाहूं बेंगलोर में कहां बेड खाली, मुझे नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं होना चाहिए एक सेंट्रल बेस? बिल्कुल आपने ये बात बहुत सही कही है कि देखिए जो किसी भी अच्छे पब्लिक हेल्थ रिस्पांस में डेटा सेंट्रल होता है, और डेटा वो होना चाहिए जो वेरीफाइबल हो, अकाउंटेबल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। और ये डेटा हमें ऑल द वे डाउन टू प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल का चाहिए, और ये सिस्टम अभी हमारे पास सक्षम नहीं है। कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो पेपर बेस्ड हैं। पेपर बेस्ड में लॉस ऑफ डेटा बहुत होता है। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम होता जहाँ पे हमारे पास डेटा ऑल द वे नेशनल लेवल से, स्टेट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता, तो आज शायद थोड़ी आसानी होती। और जो हम ट्विटर पे SOS देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, बट जो वो स्थिति आ गई है कि हमें ट्विटर पे लोगों ये बेड ढूंढने पड़ते हैं, पता करना होता है ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है या जी। आनंद जी नहीं होती। माफी चाहूंगा सर, समय एकदम समाप्त हो रहा है। जो बात हम लोग यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम लोग कम बात कर पाए थोड़ा, कि आप देखिए ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो जिसकी समझ है, जो जितना मदद कर पा रहा है, ये केओटिक सिचुएशन पूरे देश में है। इसी को मैनेज करने की बात मैं कर रहा हूं कि एक बड़े देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तव में देखें तो बहुत कमी नहीं है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि जितनी देश में ऑक्सीजन होती है उससे बहुत कम, उससे आधी से कम यूज होती है, बाकी हम बाहर भेज देते हैं। लेकिन हमारे पास डेटा भी नहीं है, हमको पता ही नहीं है कुछ कि कहाँ कैसे मैनेज करना है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं बनाया जिससे हमें जानकारी हो कि कहाँ किसकी ज़रूरत है, कहाँ किसकी नहीं है। पेशेंट को पता ही नहीं कहाँ जाना है, उसको कौन से अस्पताल जाना है, कौन सी दवा मिल रही है। अगर रेमडेसिविर को आप सेंट्रल एजेंसी के तहत ऑनलाइन पर्चे पे प्रोवाइड कराते तो ये केओस नहीं होता जो 30-30 हज़ार के इंजेक्शन बिक रहे हैं। ये कमी है इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य बात है कि अभी भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको लगता नहीं अभी ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये पैंडेमिक है। अब इसमें केंद्र के दखल के बिना बात बनेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए NBC आवाज़।